हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिक ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मतलब क्या होता है कि अवतल दर्पण, इस प्रकार का अगर दर्पण होता है तो ये मेरा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और इस प्रकार का अगर दर्पण रहता है तो उस पहले वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो इस प्रकार का अगर इस तरह का अगर दर्पण रहेगा तो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है, और इस प्रकार का दर्पण रहता है तो उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में विभिन्न स्थितियों में जब वस्तु को रखा जाता है, प्रतिबिंब जब विभिन्न स्थितियों में जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, जैसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप इस चीज़ को स्किप मत कीजिए, आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, और जब वस्तु को सी से परे रखा जाता है, मतलब सी से बाहर जब कोई वस्तु को रखा जाता है, सी से बाहर जब कोई भी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। फिर अगला कंडीशन पढ़ेंगे, अगला स्थिति कि जब वस्तु को सी पर रखा जाता है, कहाँ पर रखेंगे? सी पर, मतलब वक्रता केंद्र पर, इसे वक्रता केंद्र कहते हैं ना। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। और फिर अगला स्थिति है कि जब वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। फिर अगला कंडीशन पढ़ेंगे कि जब वस्तु को एफ पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। और लास्ट जो स्थिति है वह एफ और पी के बीच में कोई भी वस्तु को जब रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको समझ आएगा। आपका 3 नंबर 2 नंबर इस तरह का एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर आप एग्जाम में नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं, आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले आप जान लीजिए कि मेरा नाम नरेश कुमार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले 4 चीज़ें याद रखना पड़ेगा कोई भी प्रकाश का प्रतिबिंब बनाने के लिए। अभी तो बोल रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। तो आपको 4 चीज़ याद रखना होगा, और 4 चीज़ क्या याद रखना होगा, आप धीरे धीरे इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले क्या है कि अवतल दर्पण में इसे क्या कहा जाता है? ये जो लाइन दिख रहा है एक्स और एक्स डैश जो लाइन दिख रहा है, इसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण जाती है तो वह मुख्य इसे क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस। पिछला वीडियो में सारा कुछ बता चुका हूँ, अगर नहीं देखें तो आप सबसे पहले जाके देखिए, आपको समझ आएगा। इलेक्ट्रिक ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिएगा, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। आप वहाँ पर लगातार वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण जाती है तो कहाँ से जाके लौटती है? मुख्य फोकस से ही होकर लौटती है। इसमें क्या है कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो प्रकाश किरण इस प्रकार टकरा के वापस जाती है, प्रकाश किरण इस प्रकार टकराती है, टकरा के वापस चली जाती है कि इसको पीछे जब बढ़ाते हैं ना, तो पीछे बढ़ाने से कहाँ पर होके गुजरना चाहिए? मुख्य फोकस से होकर गुजरना चाहिए। इसका एक नियम है कि जब प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरण जाती है तो इस प्रकार वह टकरा के वापस लौटती है कि इसको पीछे बढ़ाने पर मुख्य फोकस से होकर कटना चाहिए। ठीक है, ये पहला कंडीशन था। आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो इस चीज़ को स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आप दूसरा कंडीशन समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब अवतल दर्पण में, इसे अवतल दर्पण कहेंगे, तो जब अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर कोई प्रकाश किरण आके गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर क्या होती है? लौट जाती। मुख्य फोकस से होकर आ रही है और मुख्य फोकस से होकर क्या हो जाती है? लौट जाती है। बात समझ में? उत्तल दर्पण में भी यही कंडीशन होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती है। बात समझ में आ रहा है? मतलब सॉरी, मुख्य फोकस से आ रही है, देखो
इस प्रकार आ रही कि इसको आगे बढ़ाने पर मुख्य फोकस है, और इस प्रकार ये लौट जाती है कि मुख्य अक्ष के समांतर लौटती। प्रकाश किरण आ रही और क्या हो रही है, लौट जा रही। तो इस प्रकार प्रकाश किरण आती है कि इसको पीछे बढ़ाने पर मुख्य फोकस से होकर गुजरना चाहिए। तो आप दूसरा कंडीशन भी सीख गए कि जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो मुख्य अक्ष के समांतर लौटती है। उत्तल दर्पण में भी यही कंडीशन है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है, होता हुआ प्रतीत होता है, तो वह इस प्रकार परावर्तित होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित हो जाता है। ये दूसरा कंडीशन था। मतलब दो नियम हम लोग, पहला नियम इस नियम को सीखें, दूसरा नियम इस नियम को सीखें। और तीसरा नियम आप देख सकते हैं, तीसरा नियम बहुत ही आसान है कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है, जब कोई प्रकाश किरण याद रखेंगे क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए आपको बहुत सुविधा होगा। आप वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, आपको समझ आने वाला है। तो देखिए कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, तो पुनः क्या होता है कि वक्रता केंद्र से होकर प्रकाश किरण आ रही है, लेकिन इसमें टकराती है, तो पुनः क्या होता है, फिर टकरा के वापस इसी माध्यम में लौट जाती है। मतलब जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से फिर क्या हो जाती है, लौट जाती है। यह उत्तल दर्पण कंडीशन है। इसमें भी वही कंडीशन होता है कि इस प्रकार प्रकाश किरण उत्तल दर्पण पर आके टकराती है, पुनः क्या होता है, वापस लौट जाती है। लेकिन इस प्रकार टकराती है कि इसको पीछे बढ़ाने पर वक्रता केंद्र से होकर गुजरना चाहिए, वक्रता केंद्र से होकर गुजरना चाहिए। तो अब इस सारे पॉइंट को आप समझ गए होंगे। अगला जो पॉइंट आता है, आप देख सकते हैं, चौथा जो पॉइंट है, तीन चीज आप सीख गए। चौथा पॉइंट देख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर जाके टकरा, इसे क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है ना, जिसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। तो जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर जाके टकराती है, मतलब यहाँ पर प्रकाश किरण आ रही है, यहाँ पर टकरा रही है, तो अगर यहाँ पर मान के चलिए अगर 30 डिग्री का कोण बना रही है, तो यहाँ पर भी कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का ही कोण। प्रकाश किरण ध्रुव पर आके टकराती है और इसके साथ जितना डिग्री का कोण बनाती है उतना डिग्री के कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। मतलब जितना यहाँ कोण है उतना यहाँ भी कोण होगा। बात समझ में आ रहा है ना। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में भी यही होता है, या उत्तल दर्पण ही उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में भी ध्रुव पर आके प्रकाश किरण तो जितना डिग्री का यहाँ कोण बनाती है उतने डिग्री के कोण से क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। तो आपको ये सारा कंडीशन आपको समझ आया होगा, ठीक है। लाइक भी करते जाइएगा। चलिए अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर भी हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे ध्यान देने का प्रयास करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए उस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या चीज़ होता है। बात समझ में आ रहा है। ये चार जो नियम अभी बताएं, ठीक है, उस नियम को क्या करना है कि पहला नियम को कॉपी पर कहीं नोट कर लीजिए, पहला नियम है। फिर ये देख सकते हैं कि दूसरा नियम है, ये देख सकते हैं तीसरा नियम है, और ये लास्ट जो है चौथा नियम। इस चारों पॉइंट को आराम से आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आप प्रतिबिंब हम लोग बनाते हैं दोस्तों, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला जो है कंडीशन, एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाएगा। एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। तो आपको जिस प्रकार एग्जाम में बनाना है, एग्जाम में जिस तरह बनाना है उसी प्रकार मैं आपको सिखा रहा हूँ। चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरह का, क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण बोल रहा है ना, अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का स्वच्छ किरण आरेख खींचिए। बात समझ में आ रहा है। अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का, तो इसका 6 स्थिति और इस तरह का क्वेश्चन हम 6 क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूं। तो फटाफट मैं क्या करता हूं कि इसको एक अवतल दर्पण यहाँ मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं। आप इस प्रकार क्या कीजिए कि चांद जो है इसको इस प्रकार आप कर सकते हैं। इसको देखिए यहाँ मैं 40 पर ले रहा हूँ और 40 पर यहाँ पर मैं छोड़ दे रहा हूँ। देखिए यहाँ 40 है, यहाँ भी 40 है। अब क्या करना है, इसके एक भाग को पेंट कर देना है। आप क्या कीजिए कि इसके एक भाग को क्या करना है, पेंट कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ हम इसके एक भाग को क्या कर दिए, पेंट कर दिए।
अब क्या करना है, अब स्केल की सहायता से मुख्य अक्ष ड्रॉ करना है। स्केल लेना है और इसको क्या करना है कि इस प्रकार ड्रॉ कर देना है। इस प्रकार आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए मैं ड्रॉ कर दिया। अब इसको क्या करना है कि यहाँ पर आप नाम दे दीजिए, यहाँ पर x नाम दे दिए और यहाँ पर x डैश नाम दे सकते हैं। अगला जो है आप क्या है कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो बिंदु होता है उसे ध्रुव कहा जाता है, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। अब क्या करेंगे, यहाँ तक समझ में आया? एक अवतल दर्पण ड्रॉ करना है, मुख्य अक्ष, यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा। लेकिन आगे देखिए कि यहाँ बोल रहा है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है, तो इसमें वस्तु को अनंत पर कैसे रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आपको 4 सेंटीमीटर का कोई वस्तु ले लेना है, या आप 6 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 6 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। कितना सेंटीमीटर ले रहा हूँ? 6 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और 6 सेंटीमीटर का आधा कितना होता है? 3 सेंटीमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए मैं क्या कर दे रहा हूँ कि ये वाला जो बीच बिंदु होता है इसे क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे C द्वारा सूचित करेंगे और इसे F द्वारा सूचित किया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलिए मैं वस्तु को अनंत पर रखते हैं। तो वस्तु अवतल दर्पण के सामने वस्तु जो है अनंत पर रखा हुआ, और अनंत का मतलब कहाँ रखा हुआ इसका कोई अता पता नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं है कि प्रकाश किरण कहाँ से। तो मान के चलिए कि जब वस्तु अनंत पर रखा, आप याद रखिएगा कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो कैसे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण लेंगे, इस प्रकार प्रकाश किरण लेंगे। देखिए यहाँ पर प्रकाश किरण है ना, यहाँ पर प्रकाश किरण ले लिए, और थोड़ा सा यहाँ पर आप क्या कीजिए कि अनंत से प्रकाश किरण आ रही है, इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि डॉटेड लाइन से ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो एक प्रकाश किरण ले लिए। अब दूसरा प्रकाश किरण भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और प्रकाश किरण देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण लेना है कि नहीं, एकदम सीधा ही लेना है, टेढ़ा ये थोड़ा गलत हुआ तो नंबर कट सकता है। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ड्रॉ कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है मुख्य अक्ष के समांतर, ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि प्रकाश किरण जो है अनंत से आ रही है। अनंत का मतलब कहाँ से आ रही है इसका कोई पता नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? अब क्या है, हम लोग पहले वाले नियम में पढ़ चुके हैं कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो कहाँ से लौटती है? मुख्य फोकस से होकर लौटती है। ठीक है, तो मुख्य फोकस से होकर लौटेगी, मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य फोकस। तो इसमें देखिए यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो मुख्य फोकस से ही होकर लौटेगी। तो देख सकते हैं, तो मुख्य अक्ष, तो यहाँ पर आप क्या कीजिए कि स्केल यहाँ पर रखना है, इस पॉइंट पर रखना है, और इस पॉइंट पर रखने के बाद क्या करना है, इसको ऐसे काट देना है। इसका मतलब प्रकाश किरण जा रही है, इसका मतलब प्रकाश किरण आ रही है। यहाँ पर भी क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण जा रही है तो मुख्य फोकस से होकर लौटेगी। आपको फुल में फुल नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रकार छापिएगा। बात समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब क्या, प्रकाश किरण जा रही है और जाके प्रकाश किरण क्या हो रही है, लौट रही है। तो बात समझ में आया ना? तो आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, कभी कभी पूछा जाता है, क्या पूछ देगा कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार लिखिए। प्रतिबिंब की, तो इस चीज़ को अगर समझेंगे ना तो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में सुविधा होगा। दर्पण सूत्र का जो बनाते हैं ना क्वेश्चन, वो आपको बनाने में सुविधा होगा, क्योंकि उसमें स्थिति प्रकृति पूछा जाता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, पूछेगा एग्जाम में, स्थिति बताइए। दूसरा पूछ सकता है प्रकृति बताइए, और तीसरा जो है आकार पूछ सकता है, आकार बताइए। तो आप देखिए स्थिति का मतलब क्या होता है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ना, मुख्य फोकस पर। स्थिति का मतलब होता है, दूसरा वर्ड में आप बोल सकते हैं पोजीशन। और पोजीशन का मतलब, जैसे आपके बारे में अगर कहा जाए कि आप किस पोजीशन पे, तो हो सकता है आप बैठे होंगे, या पर कहीं दौड़ रहे होंगे, या कहीं पैदल जा रहे होंगे। तो आपका पोजीशन क्या है, आपका पोजीशन कहाँ है? बात समझ में आ रहा है ना? तो उसी प्रकार यहाँ पर प्रतिबिंब का पोजीशन कहाँ है, तो प्रतिबिंब का पोजीशन तो जहाँ पर प्रकाश किरणें जाके टकराती है ना, वहीं पर उसका पोजीशन होता है। तो देखिए यहाँ पर टकरा रही है, बस में अब यहाँ पर टकरा रही है तो इसका स्थिति क्या लिखेंगे, मुख्य फोकस पर।
मुख्य फोकस पर, इसका जो है मुख्य फोकस पर लिखेंगे। और प्रकृति का मतलब होगा कि इसको एक चीज अभी याद रखिए कि प्रकृति मेरा होगा वास्तविक किरण के कटने से कट रहा है क्या, डॉटेड लाइन से कट रहा है क्या। देखो वास्तविक किरण आ रही है मुख्य फोकस से, वास्तविक किरण आ रही है कट, वास्तविक किरणों के कटने से जब कटता है तो उसको बोलेंगे वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा बोलेंगे, वास्तविक तथा उल्टा कहा जाता है। और आकार जो है एक बिंदु नुमा बन रहा है, छोटा, बहुत छोटा बन रहा है। देखिए तो मुख्य फोकस पर बन रहा है ना, तो बिंदु नुमा आप बोल सकते हैं, बिंदु नुमा। बात समझ में आ रहा है ना। तो आपको अगर ये चीज़ नहीं समझ में आया तो देखिए नेक्स्ट वाला समझने का प्रयास कीजिए, आपको समझ आएगा। अभी क्या रखें, कोई भी वस्तु को इस तरह एग्जाम में अगर पूछेगा कि अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का स्वच्छ किरण आरेख खींचिए, तो इसी प्रकार खींचना है। जब वस्तु को अनंत पर, मतलब अनंत पर इस प्रकार रखेंगे, आपको फुल में फुल नंबर दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्थिति जो है, दूसरा स्थिति कि अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को सी से परे रखा जाता है। सी से परे मतलब सी से जब बाहर वस्तु को रखेंगे, सी से बाहर कहने का मतलब क्या हुआ कि सी से यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं। तो देखिए इस चीज़ को भी मैं बनाता हूँ, आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए मैं फिर से क्या कर रहा हूँ कि एक अवतल दर्पण फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, फटाफट एक अवतल दर्पण ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके एक भाग को क्या कर दे रहे हैं, इसके एक भाग को पेंट कर दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। इसके एक भाग को पेंट कर दिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर मुख्य अक्ष भी थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ कि मुख्य अक्ष भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ, और इसका नाम भी दे देना है। इसे x या x डैश द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसका m और n नाम भी दे सकते हैं, m और n नाम, इसका भी नाम दे देता हूँ, m और n दे सकता हूँ, m और n नाम दे दिए। बात समझ में आया, m और n नाम दे दिए। अब फिर से क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा स्केल की सहायता से मापना है, 6 सेंटीमीटर लेना है। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पर आप बढ़िया से मापेंगे तो आपका प्रतिबिंब बढ़िया से बनेगा। बात समझ में आ रहे हैं। 6 माप लिए तो यहाँ पर मैं एक बिंदु, आप 4 भी ले सकते हैं। अगर 4 लेंगे तो 4 का आधा 2 होता है, लेकिन यहाँ मैं 6 ले रहा हूँ ना, तो 6 अगर ले रहा हूँ तो इसका आधा कितना होता है, 3। अगर मैं 4 लेता तो 4 का आधा कितना होता है, 2, मतलब यहाँ पर फोकस होता है। लेकिन 6 ले लिए तो इसका मुख्य फोकस, क्योंकि मुख्य फोकस जो होता है वो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में मुख्य फोकस, ये वाला जो है ना मुख्य फोकस स्थित होता है। बात समझ में आ रहा है। आप क्या करें, बोले ना कि यहाँ पर देख सकते हैं कि अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को सी से परे रखा। सी से परे का मतलब सी से बाहर रखा जाता है। तो देखिए कितना बड़ा, मान के चलिए मैं एक वस्तु को ऐसे रख रहा हूँ। बात समझ में आया ना, एक वस्तु को रख दी। अब क्या हुआ, इसका प्रतिबिंब बनाएंगे। तो अभी बोले ना कि इस अभी 4 कंडीशन आपको जो बताए हैं, पहला कंडीशन, ये पहला कंडीशन बताएं, दूसरा कंडीशन, और ये मेरा तीसरा कंडीशन, और ये मेरा क्या है, चौथा कंडीशन। तो इनमें से आप कोई भी कंडीशन का यूज कर सकते हैं। तो पहला मैं क्या करता हूँ, ये वाला यूज कर लेता हूँ, और दूसरा मैं क्या करता हूँ कि ये वाला या तो लास्ट वाला यूज कर लेता हूँ। बात समझ में आ रहा है। पहला कौन यूज करूँगा कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश जाती है तो मुख्य फोकस से होकर लौटती है। बस में आ रहा है। लास्ट कंडीशन क्या है कि ध्रुव पर जाके टकराती है, तो जितना डिग्री का यहाँ कोण बनाती है उतना डिग्री कोण से परावर्तित हो जाती है। तो 2 कंडीशन ले, आप कोई भी 4 में से कोई 2 ले सकते हैं। तो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ले रहा हूँ, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण ले रहा हूँ, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को ले रहा हूँ। और क्या होगा, ये जो है मुख्य फोकस से होकर ऐसे पॉइंट लेना है, और इस पॉइंट को क्या करना, ऐसे गुजार देना है। बात समझ में आ रहा है ना। मुख्य अक्ष के समांतर गया, मुख्य फोकस से होकर लौट जाती है। पर अरे ये एरो का निशान देने आपको नहीं भूलना है। एरो का निशान देंगे तो हो सकता है नंबर आपका कट जाएगा। तो दूसरा कंडीशन क्या बोले, अभी इस वस्तु का नाम क्या कर देता हूँ कि इस वस्तु का नाम ए और इस वस्तु का नाम बी रख देता हूँ। अब देखिए, जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर जाके टकराती है, जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर जाके टकराएगी तो जितना डिग्री का यहाँ कोण बनाती है उतना डिग्री के कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए अब इतना डिग्री का कोण बना रही है। तो आप अपने हिसाब से क्या करेंगे कि यहाँ पर चांद की सहायता से माप सकते हैं। कैसे मापेंगे, देखिए
देखिए यहाँ पर आप कैसे माप सकते हैं कि इसका सेम डिग्री, मतलब जितना डिग्री का यहाँ कौन बना रही है उतना डिग्री कौन से क्या होगी, परावर्तित। तो इसको हम सबसे पहले मापेंगे। इसको कैसे मापेंगे, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए अब मापने का सबका अलग अलग तरीका है, तो देखिए इस तरह आप माप सकते हैं। देखिए एकदम पूरा सीधा रख रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए तो थोड़ा सा ये 70 डिग्री है ना, तो 70 डिग्री के लगभग में बन रहा है कि नहीं। तो आप क्या कीजिए, यहाँ 70 डिग्री के लगभग में यहाँ क्या करना है, बना देना है। बस में यहाँ कट रहा है ना। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। ये वाला जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट अभी मिला है ना, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को क्या करना है, आपस में मिला देना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर कितना डिग्री का कौन बना। अब देखिए यहाँ पर कटा ना, मतलब जहीं कटता है वहीं उसका क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। देखिए तो यहाँ अब इसका नाम क्या है, ये भी है, तो इसका नाम क्या होगा, ये डैश बी डैश नाम दे देता हूँ। आप इतना छाप दीजिए, इतना ही छाप देंगे तो आपका नंबर आ जाएगा। आपको ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर लिख देंगे तो आप समझे जाएंगे कि आप अच्छे स्टूडेंट हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो आप लिख सकते हैं, अगर इसमें लिखें प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब आप इतना बना दीजिएगा, आपको फुल में फुल नंबर आएगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा, प्रकृति क्या होगा, और तीसरा चीज़ क्या होता है, आकार। अभी स्थिति का मतलब आपको क्या समझाएं, स्थिति का मतलब पोजीशन, और इसका पोजीशन कहाँ है, सी और एफ के बीच। सी देखिए, सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है ना, सी और एफ के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। तो सी तथा एफ के बीच, सी तथा एफ के बीच। और साथ साथ में क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना है। और प्रकृति का मतलब अभी क्या बताएं कि वास्तविक, देखिए वास्तविक किरण आ रही है, वास्तविक किरण आ रही है, जा रही है। तो वास्तविक किरण के कटने से अगर बनेगी तो उसको क्या बोला जाता है, वास्तविक बोला जाता है। वास्तविक देखिए डॉटेड लाइन से थोड़ी ना कट रहा है, इस तरह कट रहा है क्या, इस तरह कट रहा है, नहीं कट रहा है। जब पीछे बढ़ाते हैं तब डॉटेड लाइन से कटता है। बात समझ में आ रहा है ना। जो कंडीशन एक है आपको समझ आएगा। तो यहाँ वास्तविक किरण देखिए, तो वास्तविक तथा क्या लिखेंगे, उल्टा। वास्तविक तथा देखिए, तो ये मुख्य अक्ष के नीचे ने बन रहा है, मुख्य अक्ष के जब नीचे बनेगा तो क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। और उल्टा जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है। उल्टा जो है वो हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है। उल्टा हमेशा वास्तविक होता है। बात समझ में आया। तो यहाँ पर वास्तविक में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जब वास्तविक किरण के कटने से जब प्रतिबिंब बनता है। और वैसे अगर नहीं याद रखना है तो ऐसे समझिए, अगर उल्टा बनेगा तो लिख देना वास्तविक तथा उल्टा। और आकार क्या है, बिंब से छोटा बनता है। अगर ये ज़्यादा, अगर 5 सेंटीमीटर का है तो ये थोड़ा इससे क्या होता है, कमे बनता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बिंब से छोटा, बिंब से छोटा। बात समझ में आया ना। तो आपको समझ आ गया होगा कि जब अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का स्वच्छ किरण आरेख खींचिए, जब वस्तु को सी से परे रखा जाता है, मतलब सी से जब प्रतिबिंब को बाहर रखें तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना, यहाँ पर बना। बात समझ में, कहाँ, सी और एफ के बीच बनता है। और आकार जो होता है वो बिंब से क्या होता है, छोटा होता है। तो वही लिखें, बिंब से छोटा। अब एग्जाम में इसी तरह लिखिएगा, आप एक अच्छे स्टूडेंट कहलाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अगला जो है, अगला कंडीशन हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अगला कंडीशन है, तो देख सकते हैं अगला जो कंडीशन है आप देख सकते हैं। तो चलिए अगला कंडीशन को देखते हैं। अगला कंडीशन है कि जब अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का स्वच्छ किरण आरेख खींचिए, जब वस्तु को सी पर रखा जाता है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और किसी से एक थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाएगा तो ये प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फटाफट सा एक अवतल दर्पण में ड्रॉ करता हूँ। अवतल दर्पण मैंने एक ड्रॉ कर लिया। इसके एक भाग को क्या करना है, आराम से पेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार आप पेंट कर सकते हैं। तो इसके भाग को हम क्या किए हैं, पेंट कर दिए। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक
मुख्य अक्ष भी एक ड्रॉ कर देता हूँ। तो एक मुख्य अक्ष भी ड्रॉ कर दिया, आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर इसका एक्स नाम और इसका एक्स डैक्स नाम दे दिया। बस में फिर से आपको मापना है, फिर से आपको मापना है। तो आप देखिए यहाँ पर मैं 6 सेंटीमीटर, आप 8 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। तो 6 में सुविधा हो रहा है इसलिए 6 ले रहा हूँ। तो देखिए, तो 6 का आधा कितना होता है? 3 होता है ना, 1 2 3। तो यहाँ पर इसका मुख्य फोकस होता है। मुख्य फोकस जो होता है इसके और इसके बीच में होता है। बस में अगर 4 लेते तो 4 का आधा 2 परिबल पॉइंट रखते। बस में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर इसका नाम सी, इसका नाम एफ, इसका नाम पी, मतलब ध्रुव। अब क्या है, वस्तु को सी पर रखा जाता है। तो वस्तु को जब हम सी पर, एकदम सी पर रखना है, वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं, एकदम सीधा रखना है। थोड़ा सा गड़बड़ी होगा तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, हम पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि इसका नाम ये दे देता हूँ, इसका नाम बी दे देता हूँ। अब यहाँ पर एक प्रकाश किरण ऐसे लेते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण जाएगी, ठीक है, तो कहाँ से होकर लौटती है? आप लोग तो जानते ही हैं कि मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। बात समझ में आ रहा है ना? मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। फिर क्या करता हूँ, एक और प्रकाश किरण लेता हूँ। अब क्या करता हूँ कि नेक्स्ट वाला लेता हूँ, ये वाला जो कंडीशन बताए थे ना, अब ये वाला लेता हूँ कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो कहाँ से जाके गुजरती है? मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। कोई कोई टीचर तो बुक वाला बता देते हैं, तो वो नहीं है, रटना नहीं है, कोई भी चीज़ को समझना है। बात समझ में आ रहा है ना? तो जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जब जाएगी, तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण जाती है तो क्या होता है? मुख्य फोकस से ही होकर लौटता है। मतलब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो इसी पर बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना? थोड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है आप लोग को भी। बात समझ में आ रहा है ना? इसका प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। मतलब इसका नाम ये भी है तो इसका नाम बी डैश ये डैश हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए, प्रकाश किरण जा रही है, प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश किरण जा रही है, प्रकाश किरण टकरा के लौट रही है, प्रकाश किरण जा रही है, प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश किरण जा रही है, प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है। और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सी पर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब, इतना बना दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है VVI। बात समझ में आ रहा है ना? तो प्रतिबिंब की स्थिति आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा, प्रकृति क्या होगा और आकार क्या होगा। बात समझ में आ रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार क्या होगा। तो स्थिति क्या होगा? स्थिति मतलब कहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पर कट रहा है, कहाँ, यहाँ पर प्रकाश किरण आ रही है, यहाँ आ रही, फिर यहाँ आके यहाँ जा रही है, नहीं तो यहाँ पर कट रही, प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, मतलब सी पर बन रहा है। तो कहाँ स्थिति क्या होगा? सी पर, यहाँ पर लिखेंगे सी पर। और प्रकृति क्या होगा? प्रकृति का मतलब वास्तविक किरण के कटने से बन रहा है ना, वास्तविक किरण, और वास्तविक किरण के कटने से बन रहा है। देखिए मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, नीचे बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? उल्टा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उल्टा। और उल्टा हमेशा क्या होता है? वास्तविक। तो वास्तविक तथा क्या लिख देंगे? वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। समझ आ रहा है ना? वास्तविक तथा उल्टा, मतलब जब भी मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा आपको समझ आना है वास्तविक तथा उल्टा। और आकार देखिए, अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा ना, तो ये भी कितना होता है? 5 सेंटीमीटर होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आ रहा है ना? 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। तो आकार क्या होगा? बिंब के बराबर, मतलब ये वाला जो है इसके बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है ना? बिंब के बराबर लिख दीजिए, आपको एग्जाम में फुल नंबर आने वाला है, ठीक है। बिंब के बराबर। बात समझ में आ रहा है ना? आप चीज़ों को समझिए, अभी स्किप करके मत भाग जाइएगा। बात समझ में आ रहा है ना? आपको समझना, आपको नंबर लाना है। आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप ज़रूर देखेंगे। तो चलिए अगला जो है, अगला कंडीशन क्या है, ये समझ में आ गया ना कि जब अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को सी पर रखा जाता है। जब वस्तु को सी पर रखा जाता है, तो वस्तु को जब हम सी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो अगला चीज़ देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए अगला जो है, अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को सी तथा एफ के बीच रखा जाता है।
मतलब कहाँ कहाँ आप रखेंगे, सी और एफ के बीच, इस चौथा कंडीशन है। तो फिर से मैं क्या करता हूँ कि एक अवतल दर्पण ड्रॉ करता हूँ। फिर से मैं एक अवतल दर्पण को ड्रॉ कर दे रहा हूँ। फिर से मैं एक अवतल दर्पण को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अवतल दर्पण को क्या किया, मैं ड्रॉ कर दिया। इसमें भी क्या करना है कि एक मुख्य अक्ष खींचना है। मुख्य अक्ष फटाफट मैं खींच लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम क्या करता हूँ मैं, एक्स नाम दे देता हूँ, इसका एक्स डैश। और यहाँ पर क्या करना है, मापना है। देखिए यहाँ पर मापना है, तो देखिए 6 सेंटीमीटर फिर ले रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दे देना है, एक पॉइंट यहाँ देना है। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसका नाम क्या है, सी है, इसका नाम एफ है, और इसका नाम क्या है, पी है। अब देखिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है, अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का स्वच्छ किरण है, ये स्वच्छ किरण है। खींचिए जब वस्तु को सी तथा एफ, मतलब सी और एफ के बीच में कोई भी वस्तु को आप क्या कर सकते हैं कि सी और एफ के बीच में आप कहीं पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी सी और एफ के बीच में होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि एक वस्तु को यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ रख दिए। अब क्या किए कि जब कोई प्रकाश किरण यहाँ पर, अब मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण जाएगी, देखिए तो मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश किरण जाती है तो कहाँ से होकर लौटती है, मुख्य फोकस से होकर लौटती है। बात समझ में आ रहा है ना, मुख्य फोकस से होकर लौटती है। ठीक है, प्रकाश किरण जा रही है, प्रकाश किरण जा रही है, मुख्य फोकस से होकर लौट रही है। बात समझ में आया। एक ले लिए। दूसरा कंडीशन क्या करता हूँ मैं, क्या करता हूँ कि एक धुर ऊपर जाके टकरा देता हूँ, है ना। अब 4 कंडीशन में कोई भी ले सकते हैं, तो आपने आवश्यकता अनुसार लेना है। तो जितना डिग्री का कोण यहाँ बनाया उतना ही डिग्री, अब इसको क्या करना है कि कोण को मापना है। कोण को तो आप फटाफट माप सकते हैं। देखिए इसको मैं क्या करता हूँ कि इस प्रकार मापने का प्रयास करता हूँ। देखिए यहाँ पर है ना, ये पॉइंट जो दिख रहा है, ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है, इसको क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ले जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर कितना डिग्री का कोण से है, लगभग यहाँ पर देखिए 60 है ना, 60 डिग्री पर है। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा कि 60 डिग्री, देखिए यहाँ पर भी 60 डिग्री आपको दिख रहा होगा। तो इस 60 डिग्री पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऐसे ले लेता हूँ। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को क्या करना, मिला देना है। तो देखिए मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को क्या करता हूँ, मिलाने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए तो देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को क्या किया, मिला दिया। देखिए इसको आगे बढ़ाना है थोड़ा, इसको देखिए यहाँ आगे बढ़ा दिए, देख सकते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा दिए। इस कहीं ना कहीं क्या होगा कि कटेगा। बात समझ में आ रहा है ना। इसको क्या करता हूँ, थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। इसको थोड़ा और बढ़ा दिए एक्स। अब देखिए यहाँ पर कटा ना, तो जहीं पर कटता है वहीं पर उसका क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये बी नाम दे दिए तो इसका नाम क्या होगा, बी डैश, और ये डैश नाम होगा। बात समझ में आया। तो इसका अगर बोलें तो इसका प्रतिबिंब का, अगर प्रतिबिंब का स्थिति, प्रतिबिंब आप बुक में भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में बहुत बढ़िया से छापा हुआ है, वहाँ पर आप देख के समझ सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर इस तरह आप छाप सकते हैं, आपका नंबर नहीं कटेगा। प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति मेरा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पर क्या हो रहा है, सी से बाहर नहीं बन रहा है। देखिए तो प्रतिबिंब जो बन रहा है सी से बाहर बन रहा है, देख सकते हैं आप, सी से बाहर बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, और तीसरा क्या हो जाएगा, आकार। बात समझ में आ रहा है। प्रतिबिंब की तो स्थिति क्या होगा, सी से परे हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सी से परे। और प्रकृति क्या होगा, देखिए तो नीचे बन रहा है ना, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। तो बोले थे ना कि वास्तविक तथा उल्टा लिख देना, वास्तविक तथा उल्टा लिख, वास्तविक तथा उल्टा, उल्टा बन रहा है ना, देखिए नीचे बन रहा है मतलब उल्टा बन रहा है। और उल्टा हमेशा क्या होता है, वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा। और तीसरा देखिए तो बिंब छोटा है लेकिन प्रतिबिंब क्या है, बड़ा। इसको हम बिंब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बिंब भी बोलेंगे या वस्तु भी बोल सकते हैं। ठीक है, और यह जो बन रहा है इसको प्रतिबिंब कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो प्रतिबिंब जो है, बिंब का आकार जो है मतलब वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार से क्या, ये वाला बड़ा है, देख सकते हैं, बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ लिखेंगे बिंब से बड़ा, मतलब इससे बड़ा, बिंब से बड़ा।
बात समझ में आया। और लास्ट जो कंडीशन है, चार कंडीशन हम लोग सीख चुके हैं। देखिए पांचवा कंडीशन क्या है देख सकते हैं। देखिए सारा कॉपी पर नोट करते जाना है, ठीक है। आप भी कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। बैठ गए होंगे, हमको जहाँ तक आशा है, क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप जरूर इस वीडियो को देख रहे होंगे, लाइक भी करते जाना है। तो देखिए जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है कि बनते हुए प्रतिबिंब का स्वच्छ किरण आरेख खींचिए, जब वस्तु को F पर रखा जाता है। तो फिर मैं क्या करूँगा कि एक अवतल दर्पण ड्रॉ करूँगा। मैं अवतल दर्पण को क्या कर दे रहा हूँ, अवतल दर्पण को ड्रॉ कर रहा हूँ। बात समझ आ रहा है ना। अवतल दर्पण को आप किसी भी प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आवश्यकता अनुसार, ठीक है। तो इस प्रकार मैं ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पर एक मुख्य अक्ष ले रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है ना, मुख्य अक्ष ले रहा हूँ। अब मुख्य अक्ष लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि F पर रखा जाता है। तो फिर मापेंगे, वही चीज़ प्रक्रिया करना है। 6 सेंटीमीटर मैं फिर ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका मध्य 3 पर होगा। बस में यहाँ पर दे दिए, एक यहाँ पर दे दिए। तो देखिए यहाँ ये मेरा C है, ये मेरा F है, X है, ये X डैश है। बात समझ में आया। तो चलिए इसको बढ़िया से देखते हैं। अब वस्तु को क्या करेंगे, F पर रखेंगे, ठीक है। F पर रखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, F पर बोल रहा है ना कि F पर रखा जाता है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें 2 प्रकाश किरण लेते हैं। एक प्रकाश किरण ऐसा ले लेते हैं कि देखिए, तो एक प्रकाश किरण अब बताए थे कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, अभी बताएं कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती, देखिए वक्रता केंद्र से गुजर रही है तो वक्रता केंद्र से ही होकर लौटेगी। बस में आ रहा है, वक्रता केंद्र से आ रही है तो वक्रता केंद्र से ही लौटेगी। तो यहाँ पर यही वाला कंडीशन, प्रकाश किरण ऐसे भी जा सकती है, वक्रता केंद्र से ऐसे भी जा सकती है, जा रही है, ऐसे भी लौटेगी। बात समझ में आ रहा है ना। मैं क्या करता हूँ कि यही वाला लेने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण को ऐसे ले रहा हूँ। देखिए वक्रता केंद्र है ना, वक्रता केंद्र का ये पॉइंट, और यहाँ जो प्रकाश किरण, ये ध्यान देना कि यहाँ से गुजरना चाहिए, ठीक है, यहाँ से इसके किनारे से। तो देखिए यहाँ पर ले लिए। अब देखिए प्रकाश किरण जा रही है, प्रकाश किरण आ भी रही है, ठीक है। अगला क्या करता हूँ कि एक कंडीशन क्या है कि जाके मुख्य फोकस पर जाके, ध्रुव पर जाके टकराई, ध्रुव है ना, तो ये ध्रुव पर अगर जाके टकराएगी, प्रकाश किरण ध्रुव पर जाके टकरा रही, तो जितना डिग्री का कोण यहाँ बनाती है उतने डिग्री के कोण से यहाँ पर क्या करना है, आपको माप लेना है। इसके तो मापने सीखे भी किए हैं। इस तरह क्या करना है कि यहाँ पर आपको माप लेना है। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखिए प्रकाश किरण आ तो रहा है, प्रकाश किरण जा भी रही है। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखिए इस बार अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को F पर, तो F पर जब रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, देखिए तो इस प्रकाश किरण आ रही है, जा रही है, प्रकाश किरण जा रही है, आ रही है, वही माध्यम में प्रकाश किरण आ रही है, जा रही है। देखिए इसको अगर हम आगे बढ़ाते जाएंगे, रेल की पटरी के जैसा ही कभी प्रतिच्छेद, ऐसे कभी जाके ऐसे प्रतिच्छेद नहीं कर जाएगा, ठीक है। ये सीधे जाता है, सीधे एकदम चलते जाएगा। बस में तो इसमें अगर लिखें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। तो अब बताइए इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पता चल रहा है क्या, कहीं नहीं कट रहा है। अब नहीं जब कटेगा तो समझ आना कहाँ बनेगा उसका कोई पता नहीं। तो इसका मतलब समझना है कि इसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बन रहा है, इन्फिनिटी पर बन रहा है। बस में आना है। और प्रकृति क्या हो जाएगा, अब देखिए यार, कहीं अगर बनबो करेगा, बनेगा तो नहीं, लेकिन कहीं अगर मान के चलिए बन भी गया तो क्या बनेगा, हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे नहीं बनेगा। ये देखिए ये वाला जो प्रकाश किरण है, ये वाला प्रकाश मुख्य अक्ष के नीचे है, तो क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा लिखेंगे। और आकार तो देखिए आप बता सकते हैं कि आकार जो है बिंब से, ये जो बिंब दिखाई दे रहा है ना आपको, बिंब से कई गुना बड़ा है, मतलब लिखेंगे अत्यंत बड़ा। आकार क्या होगा, बिंब से अत्यंत बड़ा लिख दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा, बिंब से अत्यंत बड़ा। कोई दिक्कत, चलिए लास्ट जो है, लास्ट समझने का प्रयास करेंगे। लास्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, भाषण में लास्ट जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देख सकते हैं अगला जो है
क्या है कि अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को F तथा P के बीच रखा। अब क्या करेंगे कि ये जो P है ना, ये P मतलब ध्रुव और F के बीच में वस्तु को रखेंगे। तो फटाफट मैं क्या करता हूँ कि एक अवतल दर्पण ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए फटाफट मैं ड्रॉ कर लिया। एग्जाम में भी आपको इसे ही ड्रॉ करना है, तो देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मुख्य अक्ष में एक ड्रॉ कर दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एक मुख्य अक्ष ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर फिर से आपको मापना है। अब क्या करता हूँ कि 4 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, क्या 6 सेंटीमीटर और 4 ही सेंटीमीटर ले रहा हूँ, ताकि इस तरह भी आपको समझ में आएगी। देखिए 2 पर आ जाएगा। अरे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको F बोलेंगे, इसको C बोलेंगे वक्रता केंद्र, इसको P बोलेंगे, इसको X या X डैश बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए वस्तु को कहाँ रखते हैं। F और P बहुत छोटा ले रहा हूँ, आप बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बहुत छोटा ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं छोटा ले रहा हूँ। तो क्या होगा कि जब कोई प्रकार, अभी बताएं ना, एक वक्रता केंद्र वाला लेते हैं, यहाँ से होकर गुजरना चाहिए। देखिए प्रकाश किरण है, प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश किरण जा भी रही है और प्रकाश किरण आ रही है लौट के। देखिए जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वक्रता केंद्र से ही होकर लौट जाती है। वक्रता केंद्र से होकर जाती है, वक्रता केंद्र से होकर लौट जाती है, ठीक है। अगला मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर ले रहा हूँ कि ध्रुव पर जाके टकराएगा। देखिए ध्रुव पर जाके टकराया, तो ध्रुव पर तो जितना डिग्री का कोण यहाँ बना रहा है उतना ही डिग्री के कोण से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे परावर्तित हो जाएगा। माप के देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं ज़्यादा लेके यहाँ ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आप भी ज़्यादा लेके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि प्रकाश किरण आ रही है, प्रकाश किरण जा रही है। अब देखिए तो ये प्रकाश ऐसे जा रही है, ये प्रकाश ऐसे जा रही है। तो देखिए तो ये प्रकाश किरण बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, कभी आपस में प्रतिच्छेद करेगी। ये प्रकाश किरण इधर जा रही है, इस प्रकार की इधर, कभी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अब इसको प्रतिच्छेद करवाने के लिए क्या किया जाता है कि आगे तो कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो इसको क्या किया जाता है कि पीछे डॉटेड लाइन से बढ़ाया जाता है। आप ऐसे डॉटेड लाइन से बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर ऐसे रख लीजिए और रखने के बाद इसको क्या कीजिए कि आगे बढ़ाइए, हल्का हल्का डॉटेड लाइन से बढ़ा सकते हैं। इसको और एक थोड़ा बढ़ा दीजिए, बात समझ में आ रहा है ना। अब इसको भी क्या करना है, थोड़ा इसको भी यहाँ पर लाइन पर रख लीजिए, देख सकते हैं यहाँ पर रख लेना है। और यहाँ पर क्या होगा कि इसका प्रतिबिंब देखिए कहाँ पर जाके कट रहा है, यहाँ कट रहा है ना, मतलब प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा इसका। देखिए इसको जब पीछे बढ़ाएं तो यहाँ कटा, इसको जब पीछे बढ़ाएं तो यहाँ कटा, तो जहाँ कटा वहाँ पर उसका क्या होता है, प्रतिबिंब बन जाता है। मतलब इसका प्रतिबिंब यहाँ, इसका नाम अगर ये बी देंगे तो इसका नाम क्या होगा, ए डैश बी डैश बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना। आपको समतल दर्पण में बता चुका हूँ कि जब डॉटेड लाइन से उसमें भी पीछे कट के प्रतिबिंब बन रहा था, ठीक है। तो डॉटेड लाइन से जब बनता है उसको आभासी बोला जाता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के, देखिए दर्पण के सामने बन रहा है या दर्पण के पीछे बन रहा है। स्थिति इसका क्या, दर्पण के पीछे ना है, तो लिख देंगे दर्पण के पीछे, कोई दिक्कत। और प्रकृति क्या होगा, देखिए अब 5 कंडीशन हम लोग देखें कि उसका प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा था, है ना, मुख्य अक्ष के नीचे। और यहाँ पर क्या है कि मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। और मुख्य अक्ष के ऊपर जब बनेगा ना तो उसको सीधा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीधा बोला जाता है, क्योंकि ऊपर बन रहा है ना तो सीधा बोलेंगे। अब देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर बना और डॉटेड लाइन से जब कटेगा तो समझ जाना आभासी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, आभासी। क्या लिखेंगे, आभासी। और आभासी तथा क्या लिख देंगे, सीधा। आभासी तथा सीधा, बात समझ में आ रहा है। आभासी क्यों लिखें, वहाँ वास्तविक तथा उल्टा लिख लेते हैं ना, यहाँ आभासी क्यों लिखें, क्योंकि डॉटेड लाइन से कट रहा है, पीछे बढ़ाने पर कट रहा है। पीछे बढ़ाने पर डॉटेड लाइन से जब कटेगा तो उसे आभासी कहेंगे। और सीधा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है ना, एक्स और एक्स मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, बात समझ में आ रहा है। और आकार क्या होगा दोस्तों, तो देखिए बिंब तो बहुत छोटा है, इसको बिंब बोलेंगे। और इसको क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है,
प्रतिबिंब कहा जाता है। बात समझ आना है, इसको बिंब बोलेंगे और इसको प्रतिबिंब बोलेंगे। और प्रतिबिंब जो है बिंब से बड़ा बन रहा है ना, ये छोटा है लेकिन ये बड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे बिंब से बड़ा, बिंब से बड़ा। तो इस सारे चीज़ को कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आपका नंबर इसमें नहीं छूटेगा, मैं फुल गारंटी। इसके बाद मैं एक उत्तल दर्पण का मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यह वीडियो जो है बहुत लंबा हो चुका है। तो देखिए, तो अगर यह चीज़ आपको अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।